नमस्कार प्यारे साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। देखिए, जिन विद्यार्थियों को भी क्रैश कोर्स चाहिए वो इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा। उस नंबर आपको हम बता देते हैं। नंबर देखिए आपके सामने है 9504 76 81 69। इस नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। क्रैश कोर्स या ऑफिशियल बोर्ड मॉडल का जो सोल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब आपको मिल जाएगा। वीडियो सहित पीडीएफ भी मिल जाएगा आंसर के साथ में, ठीक है। या देखिए, जिनको भी व्हाट्सएप से जुड़ना होगा तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा 74 88 45 53 17। इस पर आप मैसेज कीजिएगा तो आप हमसे जुड़ जाएंगे। नीचे वाले नंबर पर, ऊपर वाले नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे क्यों। आज का देखिए मेरा टॉपिक जो है, टॉपिक आप लोग को सामने दिख रहा होगा। टॉपिक का नाम क्या है कि बिंदु दोष किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। देखिए, बिंदु दोष किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, इसको परिभाषित करने का तरीका होता है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि बिंदु दोष लिख कर डैश देंगे। बहुत सब बात विद्यार्थी गलती क्या करते हैं कि बिंदु दोष किसे कहते हैं पूछता है तो डायरेक्ट लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं कीजिएगा। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि बिंदु दोष किसे कहते हैं या इससे क्या समझते हैं या बिंदु दोष को परिभाषित करें या इसको समझाएं, तो सबसे पहले उस शब्द को लिख के डैश दे देना चाहिए। जैसे बिंदु दोष लिख कर आप डैश दे देंगे, उसके बाद इसके बारे में लिखाएंगे। बिंदु दोष देखिए होता क्या है कि जब किसी क्रिस्टल जालक में से कोई एक अवयवी कण अपने निर्धारित स्थान से गायब हो जाता है। जब किसी क्रिस्टल में से कोई कण अपने निर्धारित स्थान से गायब हो जाता है तो क्रिस्टल में उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। तो चूंकि अवयवी कण जो होते हैं या तो परमाणु होते हैं या तो आयन आयन होते हैं, और परमाणु या आयन जो होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, बिंदु के आकार का। अब वो अपना स्थान से गायब हो गया तो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो गया, जिस दोष को हम लोग बिंदु दोष के नाम से जानते हैं। चलिए इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि बिंदु दोष आखिर होता क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यह कोई क्रिस्टल की हम संरचना बना रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें हम भाई बनाएंगे 4 लाइन बनाएंगे। आप लोग पूरा गोल गोल बनाइएगा। हमर भाई पूरा गोल नहीं बन पाएगा एग्जैक्ट, क्योंकि हमको जल्दी जल्दी बनाना है, ठीक है। चलिए इसको और थोड़ा ऐसे बना देते हैं। यहाँ पर एक राउंड और ले लेते हैं इस प्रकार से। इसमें मान लीजिए कि कोई क्रिस्टल जालक का संरचना है। जो भी हम गोल गोल घेरे ये सब कम है, सॉरी कण है। इसमें ए धनायन है, बी ऋणायन है, ठीक। इस प्रकार से दर्शा दीजिए इसको। ये हमारा बी होगा, यहाँ पर हमारा ए होगा, फिर यहाँ पर बी होगा, फिर यहाँ पर हम लोग का ए होगा, फिर यहाँ पर हम लोग का ए होगा, और फिर यहाँ बी होगा, और फिर यहाँ पर आपका ए होगा, और यहाँ आपका बी होगा, और यहाँ हम लोग बी दे देंगे, और यहाँ हमारा ए हो गया, और यहाँ हमारा बी हो गया, और यहाँ मेरा ए हो गया, ठीक। इसमें क्या कीजिए, सबको मिला दीजिए, क्योंकि धनायन ऋणायन एक दूसरे से आकर्षण बल से बंधे होते हैं तो उसको बॉन्ड के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से मिला देंगे, ठीक है। आप भी मिला दीजिएगा ताकि आप बढ़िया से समझ जाए, ठीक ना। इस प्रकार सबको क्या कीजिए, मिला दीजिए यहाँ से ठीक। ऐसे भी मिला देते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा समझने के लिए बहुत अच्छा से डायग्राम बनाना पड़ता है ताकि हर चीज को बढ़िया से समझ जाए। तो देखिए, हम आपको क्या समझा रहे हैं, बिंदु दोष समझा रहे हैं। बिंदु दोष क्या होता है, जैसे किसी क्रिस्टल जालक का संरचना है जो धनायन ऋणायन से मिलकर बना हुआ है। तो जब किसी क्रिस्टल जालक में से कोई अवयवी कण अपने निर्धारित स्थान से गायब हो जाता है तो क्रिस्टल में उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। अब क्रिस्टल में से कोई भी कण अपने निर्धारित स्थान से गायब होगा, वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। तो देखिए, ऐसे भी होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ से कोई कण गायब हो गया, यहाँ से कोई कण गायब हो गया, और ये गायब होकर के यहाँ पर अंतरालीय स्थान में चला गया, यहाँ पर अंतरालीय स्थान में आ गया। इससे भी क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो गया। तो हम तो बोल रहे हैं कि जब किसी क्रिस्टल में से कोई कण अपने निर्धारित स्थान से गायब हो जाता है, अब वहां से गायब होके ये अंतरालीय स्थान में जाए या क्रिस्टल से बाहर चला जाए, लेकिन अपने निर्धारित स्थान से गायब तो हो गया ना, अपने निर्धारित स्थान से गायब हो गया। अब क्रिस्टल जालक के अंदर जाए चाहे क्रिस्टल से बाहर चला जाए, लेकिन अपना स्थान से गायब हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि कोई दो गो, एगो धनायन और एगो ऋणायन क्या हो जाए कि अपने निर्धारित स्थान से गायब हो जाए और क्रिस्टल से सीधे बाहर चला जाए, तो उससे भी दोष उत्पन्न हो सकता है। लेकिन
दोनों स्थिति में जो अवयवी कण है वो अपने निर्धारित स्थान से गायब हो रहे हैं, इसीलिए बिंदु दोष में गिना जाएगा। बड़ा सिंपल सा परिभाषा है कि जब किसी क्रिस्टल जालक में से कोई कण अपने निर्धारित स्थान से गायब हो जाता है, गायब होकर वो अंतराली स्थान में जाएगा, ये क्रिस्टल से बाहर जाएगा, इससे हमको मतलब नहीं है। अपना स्थान से गायब हो गया, क्रिस्टल में उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। बिंदु दोष काहे कहते हैं भाई? कैसे कि जो अवयवी कण होते हैं, परमाणु या आयन, वो सब बिंदु के समान होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? बिंदु दोष कहते हैं। अब देखिए उसके बाद पूछा था कि बिंदु दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो बिंदु दोष 3 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? चलिए इसके बारे में जानते हैं। पहला हम लोग का जो बिंदु दोष का प्रकार होता है वो होता है स्टोकियोमेट्रिक दोष। क्या होता है? स्टोकियोमेट्रिक दोष। ठीक है, स्टोकियोमेट्रिक दोष ये पहला हुआ हम लोग का। दूसरा दोष जो होता है हमारा होता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष। क्या होता है दोस्त? नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष। नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष, नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष है। ठीक है, चलिए तीसरा होता है आपका अशुद्धता दोष। तीसरा नंबर क्या है आपका? अशुद्धता दोष। याद रखिएगा, अशुद्धता दोष। ठीक है, चलिए तो ये 3 प्रकार के हम लोग के दोष पढ़ना है। तो अब बिंदु दोष समझ गए, दोष 3 प्रकार के, तीनों के नाम लिख दिए हैं। चलिए अब हम आगे आ जाते हैं, अगला हमारा जो इसमें टॉपिक है उस पर आ जाते हैं। अगला देखिए हमारा टॉपिक है कि ऊर्जा पट्टी क्या होता है। संयोजी पट्टी और चालन पट्टी को समझाएं। हालांकि ऊर्जा पट्टी जो है ना वो फिजिक्स में भी आता है। हाल फिलहाल में आप लोग का सेंटअप एग्जाम हुआ है, सेंटअप एग्जाम में फिजिक्स में यही क्वेश्चन आया था कि ऊर्जा पट्टी किसे कहते हैं। इसके आधार पर चालक, अर्धचालक और कुचालक को परिभाषित करें। ठीक है, तो वहां पर आपको समझ लेना है, यहाँ पर समझ लीजिएगा, फिजिक्स में भी काम आ सकता है। देखिए ऊर्जा पट्टी क्या होता है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ऊर्जा पट्टी लिख करके आप डैश देंगे। ऊर्जा पट्टी, इसको हम लोग एनर्जी बैंड कहते हैं, ऊर्जा पट्टी को अंग्रेजी में। ऊर्जा पट्टी क्या होता है, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि अलग अलग कक्षाओं में कक्षक होता है, तो किसी भी परमाणु का जो कक्षक होता है ना, जिसको हम ऑर्बिटल कहते हैं, ऑर्बिटल, तो सबका अपना अपना ऊर्जा होता है। जिसे आप लोग जानते हैं कि एस उपकक्षा का अलग ऊर्जा होता है, पी का उससे ज्यादा होता है, डी का उससे अलग ज्यादा होता है, एफ का उससे भी ज्यादा होता है। तो जिस परमाणु के जो उपकक्षाएं होती है उसको हम लोग परमाणविक उपकक्षा कहते हैं। परमाणु के उपकक्षा को परमाणविक उपकक्षा कहते हैं, और जो अणु का उपकक्षा होता है उसको आणविक उपकक्षा कहते हैं। जो परमाणु का कक्षा होता है उसको परमाणविक उपकक्षा, उसी को हम लोग परमाणविक ऑर्बिटल भी कहते हैं। और जो अणु का उपकक्षा होता है उसको आणविक ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है ना, आणविक ऑर्बिटल कहते हैं। तो प्रत्येक का ऊर्जा, जैसे मान लीजिए कि एस उपकक्षा है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं कि पी है, तो पी में भी मान चलिए कि पी में यहाँ पर ये भरल है पूरा, यहाँ पर भरल है, यहाँ भी भरल है, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन तो अकेले है। तो पी ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल का जब एक दूसरे पर ओवरलैपिंग होगा, इस प्रकार से मान लीजिए कि एस और पी का, पी ऑर्बिटल है, दोनों का ओवरलैपिंग हो रहा है, ऐसे समझ लीजिएगा थोड़ा अच्छा से। जैसे ये मान लीजिए कि पी है आपका, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इसमें 1 है। यहाँ पर मान लीजिए कि एस ऑर्बिटल ऐसे है इस प्रकार से, और इसमें वो इलेक्ट्रॉन है, एस है, ये हमारा पी है। तो एस का ऊर्जा अलग होता है, पी का ऊर्जा अलग होता है। तो जब 2 परमाणविक ऑर्बिटल एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं, जब 2 परमाणविक ऑर्बिटल एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं तो उससे आणविक ऑर्बिटल का निर्माण होता है। ठीक, यानी कि परमाणविक ऑर्बिटलों के अति व्यापन से, ओवरलैपिंग से आणविक ऑर्बिटल का निर्माण होता है, जिनके ऊर्जाओं में कुछ ना कुछ अंतर होता है, जिनके ऊर्जाओं में कुछ ना कुछ अंतर होता है। तो इससे एक पट्टी बनता है जिसको हम ऊर्जा पट्टी कहते हैं। जैसे देखिए इधर का ऊर्जा कम होगा, इधर का ऊर्जा ज्यादा होगा, क्योंकि पी का ऊर्जा एस से ज्यादा होता है। इधर में ऊर्जा का मान ज्यादा होगा और इधर में ऊर्जा का मान कम होगा। एक दोनों में कॉमन क्षेत्र है जहां पर एनर्जी दोनों का बराबर है, क्योंकि एस और पी आपस में क्या किया, ओवरलैप किया है, तो इसमें एनर्जी दोनों का बराबर है, एस और पी का। लेकिन इधर में एनर्जी कम है, इधर में एनर्जी ज्यादा है।
तो जब परमाणविक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो उससे आणविक ऑर्बिटल का निर्माण होता है, जिनके ऊर्जाओं में कुछ ना कुछ अंतर होता है, जिससे एक पट्टी बन जाता है। बीच में क्या होता है, एक पट्टी बन जाता है, क्षेत्र बन जाता है, जिसको हम लोग ऊर्जा पट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा पट्टी कहते हैं। ऊर्जा पट्टी दो प्रकार के होता है, एक वो हम लोग के होता है संयोजी पट्टी होता है और एक होता है चालन पट्टी। लेकिन हम लोग के इसमें संयोजन पट्टी और चालन पट्टी का भी परिभाषा पूछा है, दोनों को बढ़िया समझ लीजिएगा, ठीक ना। ऊर्जा पट्टी आप लोग समझ गए ना, कि परमाणविक ऑर्बिटलों के अति व्यापन से आणविक ऑर्बिटलों का निर्माण होता है, जिनके ऊर्जाओं में कुछ ना कुछ अंतर होता है। तो ऊर्जाओं में अंतर कारण एक पट्टी बनता है, जिसे हम ऊर्जा पट्टी कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा पट्टी दो प्रकार का होता है, एगो संयोजी पट्टी और एगो होता है चालन पट्टी। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसमें संयोजी पट्टी की संयोजी पट्टी क्या होता है। संयोजी पट्टी देखिए क्या होता है कि किसका प्रकार है संयोजी पट्टी। तो संयोजी पट्टी कहिए सर ऊर्जा पट्टी का प्रकार है। इसका अंग्रेजी होता है हम लोग का वैलेंस बैंड होता है। क्या होता है, वैलेंस बैंड, ठीक है। शॉर्ट में इसको लिखते हैं वीबी से लिखते हैं, किसे, वीबी से लिखते हैं। देखिए होता क्या है संयोजी पट्टी, ध्यान सुनिएगा कि वैसा ऊर्जा पट्टी जिसमें इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरे होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन चलने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है, उसे हम लोग संयोजी पट्टी कहते हैं। क्या बोले कि वैसा ऊर्जा पट्टी जिसमें इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरे होते हैं लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन चलने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है, तो वैसे ऊर्जा पट्टी को ही हम लोग संयोजी ऊर्जा पट्टी कहते हैं, ठीक है ना, संयोजी पट्टी के नाम से जानते हैं। तो संयोजी पट्टी को आप डायग्राम से इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बना करके, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि संयोजी पट्टी क्या होता है, कि वैसा ऊर्जा पट्टी होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई क्लास है और उस क्लास में एक बेंच पर 5 विद्यार्थी बैठता है और 5 गो बैठल है उस पर, तो उस पर कोई की बैठने की जगह नहीं है, इन्होंने कोई खसक नहीं सकता है क्योंकि जितना सीट था उतना बैठल है। कोई ऐसा भी बेंच है जिस पर 3 गो बैठल है, 2 गो सीट खाली है, तो जो खाली वाला जगह ओकरा में तो आदमी जा सकता है ना, लेकिन जो पूरा भरल है 5 गो नहीं जा सकता है कोई। तो इसी एकरो में है कि वैसा ऊर्जा पट्टी जिसमें इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरे होते हैं, यानी कि जितना क्षमता होता है उतना इलेक्ट्रॉन हम ठच भरल होता है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए जगह नहीं होता है, तो वैसा ऊर्जा पट्टी को ही संयोजी ऊर्जा पट्टी कहते हैं, संयोजी पट्टी कहते हैं। एक ऊर्जा पट्टी ऐसा एगो, इसके बाद हम लोग पढ़ना है चालन पट्टी। क्या पढ़ना है, इसके बाद चालन पट्टी पढ़ना है। तो चालन पट्टी लिख करके आप डाल देंगे चालन पट्टी, इसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन बैंड। क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड इसको कहते हैं, कंडक्शन बैंड। इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं सीबी से लिखते हैं, किसे लिखते हैं, सीबी से लिखते हैं, ठीक ना, सीबी से इसको लिखते हैं। देखिए चालन पट्टी क्या होता है, चालन पट्टी होता है कि वैसा ऊर्जा पट्टी जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं या कुछ कुछ में नहीं भी होता है, वैसा ऊर्जा पट्टी जिसमें इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने के लिए स्वतंत्र होता है, उसे हम लोग चालन पट्टी कहते हैं। क्या बोले कि वैसा ऊर्जा पट्टी जिसमें इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने के लिए यानी कि जाने के लिए स्वतंत्र होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चालन पट्टी कहते हैं। चालन पट्टी में बहुत स्थान रिक्त होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन चल सकता है, ठीक है। तो चालन पट्टी को आप ऐसे दर्शा सकते हैं डायग्राम के माध्यम से, इस प्रकार से खाली जगह के रूप में लिख दीजिएगा कि क्या है, सीबी है, सीबी मतलब कंडक्शन बैंड हिंदी होता है चालन पट्टी, ठीक है। तो समझ गए, संयोजी पट्टी में इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरे होते हैं लेकिन चलने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। चालन पट्टी में खाली होता है उसमें जगह, उसमें इलेक्ट्रॉन चलने के लिए स्वतंत्र होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या टॉपिक पढ़ना है। अब देखिए टॉपिक है कि ऊर्जा पट्टी के आधार पर चालक, अर्धचालक और कुचालक को सचित्र परिभाषित करें। हम लोग का एग्जाम में फिजिक्स में क्वेश्चन आता है, 5 नंबर में आता है कि ऊर्जा पट्टी के आधार पर चालक, अर्धचालक और कुचालक को परिभाषित करें। लेकिन इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा वर्जित क्षेत्र, क्योंकि जब तक आप वर्जित क्षेत्र नहीं समझिएगा इसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं अपना वर्जित क्षेत्र में। तो वर्जित क्षेत्र को समझने के लिए देखिए आपके सामने को हम डायग्राम बना रहे हैं। ये डायग्राम जो है हम लोग के है संयोजी पट्टी है, इसको हम लोग वैलेंस बैंड कहते हैं, वीबी से लिखते हैं।
ये हमारा ऊपर में क्या है, यहाँ पर ये है चालन पट्टी, ठीक है, इसको हम लोग सीबी से लिखते हैं, कंडक्शन बैंड सीबी। अब देखिए ये जो हमारा संयोजी पट्टी है और ये वाला हमारा चालन पट्टी है, तो दोनों के बीच में कुछ खाली स्थान होता है। तो संयोजी पट्टी और चालन पट्टी के बीच में कुछ खाली स्थान होता है, जिस खाली स्थान को हम लोग वर्जित क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्जित क्षेत्र के नाम से जानते हैं इसको, वर्जित क्षेत्र। तो याद रखिएगा कि संयोजी पट्टी और चालन पट्टी के बीच के खाली स्थान को वर्जित क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब देखिए संयोजी पट्टी में इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरे होते हैं, लेकिन चालन पट्टी में इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए स्वतंत्र होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें चल सकता है। तो इलेक्ट्रॉन को संयोजी पट्टी से निकल करके चालन पट्टी में जाने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को हम लोग वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। क्या बोले कि संयोजी पट्टी से इलेक्ट्रॉन को निकल करके चालन पट्टी में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को हम लोग वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। देखिए क्या बोले हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल, इसको वर्जित ऊर्जा अंतराल, ठीक है, ऊर्जा अंतराल। तो यहाँ पर वर्जित का जो मेरा एथी होता है, यहाँ बिंदु नहीं होगा, ठीक ना, इसका अंग्रेजी हो जाता है फोरबिडन। फोरबिडन का मतलब होता है मना है, आपको जाना मना है। फोरबिडन एनर्जी गैप, फोरबिडन एनर्जी गैप, इसको हम लोग केवल शॉर्ट में इजी से लिखते हैं, एनर्जी गैप भी इसको हम लोग कहते हैं। तो क्या बोले कि संयोजी पट्टी और चालन पट्टी के बीच के खाली स्थान को वर्जित क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, उसको फोरबिडन गैप भी कहा जाता है, ठीक। और संयोजी पट्टी से इलेक्ट्रॉन को निकल करके चालन पट्टी में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को हम लोग वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्जित ऊर्जा अंतराल। अब आप चलिए वहां पर ही जहां हम आपको पढ़ा रहे थे चालक कुचालक ये सब की परिभाषा। तो हमको क्या करना है कि चालक, अर्धचालक और कुचालक को सचित्र परिभाषित करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे चालक, लिखेंगे चालक को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं, कंडक्टर। चालक होता क्या है दोस्त, तो समझते हैं। पहले हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक ना, ताकि आप समझ सकें। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए बना लेते हैं हम लोग इस प्रकार से। जैसे ई वाला हम मान लेते हैं कि हमारा है संयोजी पट्टी है, ये हमारा क्या है दोस्त? संयोजी पट्टी है। संयोजी पट्टी हम लोग का पूर्णतः भरा होता है, ठीक। और ये हमारा चालन पट्टी है, ये क्या है? चालन पट्टी है, ठीक है। हमको किसका परिभाषा समझना है? चालक का परिभाषा समझना है। अब देखिए इसमें जो संयोजी पट्टी और चालन पट्टी है, वो दोनों एक दूसरे से एक पतले स्तर द्वारा जुड़े हुए हैं, पतले लेयर के द्वारा क्या है? जुड़े हुए हैं। तो चालक का परिभाषा क्या होता है कि वैसा ठोस पदार्थ, वैसा ठोस पदार्थ है, वैसा ठोस पदार्थ, वैसा ठोस पदार्थ जिसमें संयोजी पट्टी और चालन पट्टी एक दूसरे से एक पतले स्तर के द्वारा जुड़े होते हैं, वैसा ठोस पदार्थ है जिसमें संयोजी पट्टी और चालन पट्टी एक दूसरे से एक पतले स्तर के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक। तथा संयोजी सेल पूर्णतः भरे होते हैं, संयोजी सेल पूर्णतः भरे होते हैं, लेकिन चालन पट्टी में कुछ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, चालन पट्टी में कुछ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जिस संयोजी पट्टी पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भरा होगा, लेकिन चालन पट्टी में भी कुछ एक आध दो या पांच गो इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इस प्रकार के ठोस पदार्थ को हम लोग चालक कहते हैं। देखिए कोई भी पदार्थ चालक वही हो सकता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो चालक का जो संयोजी पट्टी होता है ना, वो पूरी तरीका से भरा होता है, और इसका जो चालन पट्टी होता है उसमें कुछ फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए परिभाषा बढ़िया समझ लीजिए कि वैसा ठोस पदार्थ जिसमें संयोजी पट्टी और चालन पट्टी एक दूसरे से एक पतले स्तर के द्वारा जुड़े होते हैं, तथा संयोजी पट्टी पूर्णतः भरे होते हैं और चालन पट्टी में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वैसे ठोस पदार्थों को यहाँ लोग चालक कहते हैं, ठीक है। परिभाषा लिख के इतना डायग्राम बना दीजिएगा, आपको नंबर पूरा में पूरा मिल जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग को पढ़ना है अर्धचालक पढ़ना है, ठीक। अर्धचालक देखिए क्या होता है, उसको भी हम डायग्राम से ही आपको समझाएंगे।
डायग्राम सबसे पहले हम बना देते हैं इस प्रकार से। यहाँ देखिए हम बना देते हैं आपका संयोजी पट्टी, और संयोजी पट्टी जो होता है मेरा पूरी तरीका से भरा होता है, ठीक ना। संयोजी पट्टी बना दीजिए यहाँ पर, और फिर इसके बगल में हम बना देते हैं, यहाँ पर बना देते हैं चालन पट्टी बना देते हैं, ठीक। यहाँ चालन पट्टी हमारा हो गया, इसका नाम दे दीजिए आप लोग चालन पट्टी। याद नहीं करना है, याद करे वाला झंझट मत रखिएगा, ऐसा दम हम बता रहे हैं कि सब आपको सुन के ही याद हो जाए। और इन दोनों के बीच में खाली स्थान है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्जित क्षेत्र कहते हैं, वर्जित क्षेत्र कहते हैं, वर्जित क्षेत्र। देखिए अब इसको समझ लीजिए, होता क्या है हम लोग के अर्धचालक, इसको रंग दीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि संयोजी पट्टी पूर्णतः भरा होता है और चालन पट्टी जो है खाली होता है, ठीक। हम लोग किसका परिभाषा पढ़ना है, हम लोग पढ़ना है अर्धचालक का पढ़ना है। अर्धचालक क्या होता है दोस्त, चलिए समझते हैं। वैसा ठोस पदार्थ है जिसमें संयोजी पट्टी और चालन पट्टी के बीच, वैसा ठोस पदार्थ जिसमें संयोजन पट्टी और चालन पट्टी के बीच बहुत पतला वर्जित क्षेत्र होता है, यानी कि दोनों के बीच का बहुत गैप कम होता है। संयोजी पट्टी और चालन के पट्टी के बीच के गैप बहुत ही कम होता है। क्या बोल रहे हैं कि वैसा ठोस पदार्थ जिसमें संयोजी पट्टी और चालन पट्टी के बीच जो वर्जित क्षेत्र होता है वो बहुत ही पतला होता है, यानी कि बहुत ही कम गैप रहता है दोनों के बीच, तो वैसे ठोस पदार्थों को ही अर्धचालक कहते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वैसा ठोस पदार्थ जिसमें संयोजी पट्टी और चालन पट्टी के बीच बहुत कम रिक्त स्थान होता है, यानी कि बहुत कम खाली स्थान होता है, तो वैसे ठोस पदार्थों को ही अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक के साथ एक प्लस पॉइंट है कि जब अर्धचालक को आप गर्म कीजिएगा ना तो संयोजी पट्टी से इलेक्ट्रॉन निकल करके चालन पट्टी में चला जाता है, जिससे इसका चालकता बढ़ जाता है, ठीक ना। और चालक के साथ यही समस्या है, प्लस पॉइंट है। इसीलिए देखिएगा ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है जैसे सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, मोबाइल डिस्प्ले, स्मार्ट बोर्ड या जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड है वो सब ज्यादातर अर्धचालक से ही बनाया जा रहा है, क्योंकि अर्धचालक को जब हम लोग गर्म करते हैं ना तो संयोजी पट्टी से इलेक्ट्रॉन निकल के चालन पट्टी में चला जाता है। डायग्राम इतना बना दीजिएगा परिभाषा लिख करके। परिभाषा देखिए फिर से बता रहे हैं, वैसा ठोस पदार्थ जिसमें संयोजी पट्टी और चालन पट्टी के बीच बहुत कम वर्जित क्षेत्र होता है या दोनों के बीच का खाली स्थान बहुत कम होता है, उसे हम लोग अर्धचालक कहते हैं। जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम हो गया आपका। तो देखिए हाँ, या ऐसे भी एक और तरीका है कि वैसे ठोस पदार्थ जिसमें संयोजी पट्टी और चालन पट्टी के बीच बहुत कम ऊर्जा अंतराल होता है उसे हम लोग अर्धचालक कहते हैं। जैसे कि सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप का जो वैल्यू होता है ना, सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लेकिन 2 को हटाइएगा तो 1.1 भी आप लिख सकते हैं। सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप का वैल्यू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जो जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम के लिए जो ऊर्जा गैप होता है वो 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिसको कभी कभी हम लोग 0.7 भी लिखते हैं, क्योंकि 7 को हटाइएगा तो 6 हो जाए, 6 जो है 7 बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव में आता है सिलिकॉन के लिए 1.12, लेकिन 1.1 भी देते चलेगा। जर्मेनियम के लिए 0.67 तो 0.7 भी चलेगा, ठीक ना। तो 2-3 तरीका से परिभाषित किया जा सकता है। इसके बाद देखिए हम लोग के था अर्धचालक था, तो हम अब लोग अर्धचालक पे चलते हैं, सॉरी अर्धचालक कर रहे हैं। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा था कुचालक। कुचालक या विद्युत रोधी भी उसको कहते हैं, कुचालक या विद्युत रोधी, इसको अंग्रेजी में हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसुलेटर, ठीक है। ये देखिए क्या होता है, कुचालक या जो अर्धचालक है, सॉरी कुचालक या विद्युत रोधी, इसको समझते हैं। इसका भी वैसे ही समझना है जैसे अभी हम आपको समझाया ना। अर्धचालक में क्या होता है ना कि गैपवा बहुत ज्यादा होता है, संयोजी पट्टी और चालन पट्टी के बीच का गैप बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका संयोजी पट्टी है, ठीक है, इसका नाम देते हैं संयोजी पट्टी, संयोजी पट्टी, ठीक है, संयोजी पट्टी लिख लीजिएगा, संयोजी पट्टी, ठीक। आइए हमारा दे दीजिए यहाँ पर कि आप लोग का है ये हमारा चालन पट्टी है, क्या है, चालन पट्टी है, ठीक है। अब देखिए इस बीच में गैप बहुत ज्यादा है, इसके बीच में जो वर्जित क्षेत्र है बहुत ही ज्यादा है, तो इसीलिए इसका परिभाषा क्या होता है
कि वैसे ठोस पदार्थ है जिनके संयोजी पट्टी और चालन पट्टी के बीच में बहुत अधिक खाली स्थान होता है। वैसा ठोस पदार्थ जिसमें संयोजी पट्टी और चालन पट्टी के बीच में बहुत ज्यादा खाली स्थान होता है उसे हम लोग कुचालक कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसा ठोस पदार्थ जिसमें संयोजी पट्टी और चालन पट्टी के बीच में वर्जित क्षेत्र बहुत अधिक होता है, वर्जित क्षेत्र बहुत चौड़ा होता है, तो उसको हम लोग और कुचालक कहते हैं। एक और भी बोल सकते हैं कि वैसा ठोस पदार्थ जिसमें संयोजी पट्टी और चालन पट्टी के बीच में बहुत अधिक खाली स्थान होता है उसे हम लोग कुचालक कहते हैं। अब देखिए इतना खाली स्थान होता है ना कि जो सामान्यतः जिसे बहुत सारा ऐसा भी कुचालक पदार्थ होता है, तो बहुत सारे कुचालक पदार्थों के लिए जो एनर्जी गैप का वैल्यू होता है वो 3 से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 3 से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। लेकिन जो बहुत ज्यादा कुचालक होता है उसके लिए जो एनर्जी गैप का वैल्यू होता है वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। बहुत ज्यादा कुचालक पदार्थों के लिए जो दोनों के बीच का एनर्जी गैप है ना, यानी कि संयोजी पट्टी से इलेक्ट्रॉन को निकल करके चालन पट्टी में जाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए, क्योंकि हम बोले हैं कि वर्जित ऊर्जा अंतराल किसको कहते हैं कि वह बाहरी ऊर्जा जिसके कारण इलेक्ट्रॉन संयोजी पट्टी से निकल करके चालन पट्टी में जा सकता है, तो उसी ऊर्जा को एनर्जी वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। कुचालक में बहुत ज्यादा गैप होने के कारण उसका वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है सामान्यतः 3 से 4 होता है, लेकिन बहुत अधिक कुचालक पदार्थों के लिए 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास में होता है। ठीक है, चलिए परिभाषा तीनों का समझ गए। अब हम लोग आते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन है कि अर्धचालक को गर्म करने पर उसकी चालकता क्यों बढ़ जाती है। जैसे देखिए शुद्ध अर्धचालक जो है ना, तो शुद्ध अर्धचालक को जब आप गर्म कीजिएगा तो उसका चालकता पहले से बढ़ जाता है। उसके पीछे का कारण क्या है चलिए समझाते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले तो आप अर्धचालक को समझ लिए हैं, अभी जस्ट पहले समझाए हैं। ये हमारा कौन है दोस्त, ये हमारा है संयोजी पट्टी है। ये हमारा कौन सा पट्टी है, ये हमारा संयोजी पट्टी है। ठीक, संयोजी पट्टी इसको लिख देते हैं। ठीक है, और ये जो है हमारा है ऊपर में जो हमारा है ये हमारा मान लेते हैं कि हमारा चालन पट्टी, इसका नाम क्या है, चालन पट्टी इसका नाम है। ठीक ना, अब दोनों के बीच के खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, वर्जित क्षेत्र कहते हैं। तो होता क्या है, ये दोनों के बीच के खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, वर्जित क्षेत्र कहते हैं। तो जैसा कि आप अभी पढ़े हैं अर्धचालक में, ऐसा ठोस पदार्थ जिसमें संयोजी पट्टी और चालन पट्टी के बीच में बहुत कम वर्जित अंतराल होता है या बहुत कम वर्जित क्षेत्र होता है, उसे हम लोग अर्धचालक कहते हैं। तो जब हम लोग किसी अर्धचालक को गर्म करते हैं तो गर्म करने से क्या होता है ना कि संयोजी पट्टी से इलेक्ट्रॉन निकल करके चालन पट्टी में चला जाता है। संयोजी पट्टी से इलेक्ट्रॉन निकल के क्या होता है, चालन पट्टी में चला जाता है। तो संयोजी पट्टी में होल उत्पन्न हो जाता है, संयोजी पट्टी में होल उत्पन्न हो जाता है और जो चालन पट्टी है उसमें इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाता है। अब इस पर जब हम लोग विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है जो विद्युत क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है। जैसे विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा, और चूंकि होल जो होते हैं वो सब धनावेशित होते हैं, तो होल जो है प्रतिकर्षण कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलता है। और कोई भी ऐसा पदार्थ हो जिसमें कोई धनावेशित कण या ऋणावेशित कण मुक्त अवस्था में चलने के लिए स्वतंत्र हो और वह विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से गमन करता है उसमें, तो विद्युत धारा की उत्पत्ति करता है, यानी कि विद्युत धारा उससे प्रवाहित हो सकता है। और जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है वो चालक बन जाता है। जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है वो क्या होता है, चालक होता है। तो जब किसी अशुद्ध अर्धचालक को हम लोग गर्म करते हैं तो उसके संयोजी पट्टी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके चालन पट्टी में चला जाता है, जिससे संयोजी पट्टी में होल उत्पन्न होता है और चालन पट्टी में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। और होल और इलेक्ट्रॉन के गतिशीलता के कारण ही उस अर्धचालक की जो चालकता होती है पहले से बढ़ जाती है। अर्धचालक की जो चालकता होती है पहले से बढ़ जाती है। तो इसको बढ़िया से कैसे लिखिएगा, तो लिखिएगा कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो संयोजी पट्टी से इलेक्ट्रॉन निकल करके चालन पट्टी में चला जाता है, जिससे संयोजी पट्टी में होल उत्पन्न होता है और चालन पट्टी में इलेक्ट्रॉन होता है उत्पन्न होता है।
और होल और इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के कारण ही अर्धचालक की चालकता पहले से बढ़ जाती है। इतना लिख दीजिएगा, डायग्राम बना दीजिएगा। 2 नंबर के रहेगा, 2 नंबर में 2 नंबर मिलेगा आपको, कोई नहीं काटेगा नंबर, समझ गए। चलिए इसके बाद है अंतर्निहित अर्धचालक या निज अर्धचालक। तो देखिए अंतर्निहित अर्धचालक क्या होता है, इसको समझने के लिए यही डायग्राम की आवश्यकता पड़ता है। जैसे होता क्या है ना कि अंतर्निहित अर्धचालक मतलब कि उसमें बाहर से हम लोग कुछ नहीं मिलाए हैं, उसके अंदर में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ है जिसके कारण से वो चालक बन गया है। तो वैसे चालक को ही अंतर्निहित अर्धचालक कहते हैं। जैसे कैसे, तो जब किसी शुद्ध अर्धचालक को हम लोग गर्म करते हैं तो उसके संयोजी पट्टी से इलेक्ट्रॉन निकल के चालन पट्टी में चला जाता है, जिसके कारण अर्धचालक की चालकता पहले से बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से जो अर्धचालक बनता है उसी को हम लोग अंतर्निहित अर्धचालक कहते हैं। इस प्रकार के चालक को ही क्या कहते हैं, अंतर्निहित अर्धचालक कहते हैं, या उसको निज अर्धचालक भी कहते हैं। अंतर्निहित काहे कह रहे हैं, क्योंकि उसके अंदरे में से इलेक्ट्रॉन निकल के अंदरे में चला गया है, पदार्थ के अंदर में संयोजी पट्टी से इलेक्ट्रॉन निकल के चालन पट्टी में चला गया है। बाहर से तो उसमें हम कुछ नहीं मिलाए हैं, क्योंकि यदि बाहर से मिलाएंगे तो फिर बाह्य अर्धचालक हो जाएगा, जो कि हम लोग अगला दिन पढ़ेंगे बाह्य अर्धचालक। अंतर्निहित अर्धचालक का बड़ा आसान से परिभाषा है दोस्त, याद नहीं करना पड़ेगा। हम क्या बोल रहे हैं कि वैसा अर्धचालक जिसको गर्म करने पर संयोजी पट्टी से इलेक्ट्रॉन निकल करके चालन पट्टी में चला जाता है, जिससे अर्धचालक की चालकता पहले से बढ़ जाती है। तो इस प्रकार बने अर्धचालक को अंतर्निहित अर्धचालक कहते हैं। समझ गए, समझ गए होंगे। चलिए, तो जिन विद्यार्थियों को भी कोर्स चाहिए, क्रैश कोर्स या मॉडल सेट का सॉल्यूशन जो ऑफिशियल बिहार बोर्ड मॉडल सेट निकालता है उसका सॉल्यूशन, तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक ना। तो आपको कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं आपसे अगला वीडियो में। जय हिंद प्यारे बालकों।